हाँ जी, हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सर? दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट का चैप्टर कर रहे थे और कॉस्ट शीट के चैप्टर में हमने आई थिंक 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार मैं पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिमाइंड करवा देता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले हम लेते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज इनवर्ड हो तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो साथ में। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम पहुंच जाएंगे अपनी प्राइम कॉस्ट पे। प्राइम कॉस्ट में हम सबसे पहले ऐड करते हैं अपना पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारा आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की, ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमारे पास आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हम ऐड करते हैं उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट आ जाती है। और टोटल कॉस्ट में जैसे ही हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, सेल्स पे पहुंच जाते हैं। साथ में मैंने लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट ना गिवन हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। देन मैंने आपको कहा कई बार यूनिट प्रोड्यूस्ड है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स है, ये भी क्वेश्चन में हिडन होती है और हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इसी को एक बार रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपने नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रिपेयर ए स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दो शोइंग जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज दिखा दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कह दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कह दो, एक ही बात है। प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कह दो, वर्क्स कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट कह दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दो, एक ही बात है। एंड प्रॉफिट अर्न। क्वेश्चन कहता है एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दो जिसमें ये 6 चीजें कैलकुलेट करके दो। और आप देख सकते हो कॉस्ट शीट जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम ये 6 की 6 चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 जनवरी 2014 40,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है 40,000। परचेज किया आपने 11 लाख का। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 1 जनवरी 2014 मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 50,000। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 2014 मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 35,000। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कह दो, डायरेक्ट वेजेस कह दो, एक ही बात है 5 लाख। वर्क्स ओवरहेड चार्जेस, वर्क्स ओवरहेड कह दो, फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, एक ही बात है 1,50,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 90,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 60,000। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 जनवरी 2014 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 31 जनवरी 2014 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 60,000। और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 जनवरी 2014 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 25,000। और सेल्स है आपकी 22,50,000 रुपए की। क्वेश्चन में डेटा आपको सारा गिवन है, जस्ट आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है और डेटा को पुट करके
ये 6 चीजें कैलकुलेट करके देनी। आते हैं आंसर पे। आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा गिवन है, ओपनिंग है 1 जनवरी और क्लोजिंग है आपका 31 जनवरी। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा एक महीने का, जनवरी 2014 का। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आंसर नंबर 6, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। और हम अपनी कॉस्ट शीट हमेशा 2 कॉलम में बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो लिखो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एज पर फॉर्मेट सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग गिवन है 40,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपए। इसके बाद हम ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में 11 लाख रुपए। परचेजेस 11 लाख रुपए। परचेजेस 11 लाख रुपए। माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे ऐड करते हैं हम कैरीज इनवर्ड अगर गिवन हो तो, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कैरीज इनवर्ड नहीं है, तो हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 जनवरी 2014 1,40,000। तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे 1,40,000 रुपए। तो हमारा कैलकुलेट होके आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 11,40, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका 10 लाख रुपए। रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस गिवन है प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से 5 लाख रुपए की, तो हम ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से ही 5 लाख रुपए। जो नाम क्वेश्चन में गिवन है कोशिश करो वही नाम हम एग्जाम में मेंशन करके आए, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो कि ये फिगर कहां पे गिवन है। 5 लाख रुपए प्रोडक्टिव वेजेस। इसके बाद हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसी का टोटल आपका 15 लाख प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है वर्क्स ओवरहेड चार्जेस के नाम से 1,50,000। तो हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड चार्जेस 1,50,000, 1,50,000 रुपए। जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो, आपका कैलकुलेट होके आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि आ गया इस क्वेश्चन में 16,50,000। 16,50,000 रुपए हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडजस्टमेंट करते हो वर्क इन प्रोग्रेस की। हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 2014 35,000। तो ऐड करो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 35,000 और लेस करते हैं हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में आप देख सकते हो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 जनवरी 2014 25,000 रुपए गिवन है, तो माइनस करेंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 25,000 रुपए।
25,000 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारा 16,60,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 90,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 90,000 के। जैसे ही हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं, हम पहुंच जाते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो ये आ गया आपका 17,50,000, 17,50,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप एडजस्टमेंट करते हो फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है 50,000, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 50,000, और जैसे ही हम ओपनिंग ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि मेरे पास 18 लाख रुपए की कॉस्ट का माल अवेलेबल है। अगर मार्केट में डिमांड हुई तो मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास बच गया कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 60,000 रुपए का। 60,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच गया, वो लेस कर दो। तो 18 लाख में से अगर 60,000 का माल आपके पास बच गया, तो इसका मतलब 17,40,000 रुपए का जो माल है वो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 17,40,000 रुपए का माल आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब उसको हमने सेल किया तो हमने कुछ खर्चे किए उस पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के 60,000 के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के हमने खर्चे किए 60,000 के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे किए हमने 60,000 के। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 18 लाख। टोटल कॉस्ट हुई 18 लाख, और ये माल हमने मार्केट में बेचा 22,50,000 रुपए हमारी सेल है। 22,50,000 रुपए में ये माल हमने बेचा। 18 लाख रुपए की कॉस्ट का माल अगर हमने मार्केट में 22,50,000 का बेचा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई आपकी, 4,50,000 रुपए। ये आपका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। 4.5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके दो। सेकंड रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। तीसरी रिक्वायरमेंट थी आपकी वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फोर्थ रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके दो। फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके दो, और सिक्स्थ रिक्वायरमेंट थी आपकी प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। क्वेश्चन चाहता था एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दो जिसमें ये 6 रिक्वायरमेंट हम सेटिस्फाई कर सके, और ये 6 की 6 रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी है। इस आंसर को आप कॉपी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, और मैंने आपको कहा भी था अगर आप चाहो तो 6, 7 और 8 को होमवर्क में ट्राई करके देख सकते हो। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया हो, और नहीं करा है तो आप यहां से कॉपी कर सकते हो। करा है तो मैच करके देख सकते हो कि आपने जो आंसर बनाया है वो ठीक है या गलत है, और जहां पे भी गलती है उसको आप अपना इंप्रूव कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे मैंने कहा था आप ट्राई करके देख लेना। हो सकता है कुछ बच्चों ने करा हो, कुछ बच्चों ने ना करो। मैं करवा रहा हूं, किया है तो मैच कर लो आंसर, नहीं किया है कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ
एबीसी कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम गिवन है, फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। तो हम बनाएंगे कॉस्ट शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। डेटा बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 जून 2014 30,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। Purchases of raw material during the month 4,50,000, purchases 4,50,000, wages paid 2,30,000, direct wages 2,30,000, factory overheads 92,000, cost of work in progress on 1 June 2014, opening stock of work in progress 12,000 रुपए, cost of raw material on 30th June, closing stock of raw material 25,000, cost of work in progress on 30th June, closing stock of work in progress 15,000, cost of stock of finished goods on 1st June, that is opening stock of finished goods 60,000, cost of stock of finished goods on 30th June 2014, that is closing stock of finished goods 55,000, administration overhead 30,000, selling and distribution overhead 20,000, सेल्स है 9 लाख रुपए की। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह डेटा इसमें भी सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन चाहता क्या है? प्रिपेयर। पहली रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन चाहता है कॉस्ट शीट बनाओ, बट पूरी मत बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले पॉइंट में आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है केवल और केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन अलग से कहता है एक स्टेटमेंट शो करो जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन चाहता है कि हम जो कॉस्ट शीट अभी तक बना रहे थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से सेल्स तक, उसको आप एक साथ ना बनाकर दो पार्ट में बना के दो। पहले पार्ट में केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की कैलकुलेशन करो और दूसरे पार्ट में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दो। तो ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2014, जिसमें हम अपनी कॉस्ट शीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा वहां पे उसको खत्म कर देंगे एज पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। चलो जी बनाते हैं आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7, एज पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। दो कॉलम हम हमेशा कंसीडर करते हैं कॉस्ट शीट में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000। हम इसमें ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 4,50,000, ऐड करेंगे परचेजेस 4,50,000 और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 25,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 25,000 रुपए। तो ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होके आ गया 4,55,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 4,55,000, जिसमें आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में वेजेस पेड गिवन है 2,30,000। वेजेस ऐड करेंगे वेजेस 2,30,000 और जैसे ही आप रॉ मटेरियल कंज्यूम में वेजेस ऐड करते हो और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो क्वेश्चन में तो हम सीधा सीधा प्राइम कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो 6,85,000 दैट विल बी द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड 92,000। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 92,000
ये आ जाएगा आपका 7,77,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 7,77,000, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है। तो हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। तो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। तो हमारा आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 7,74,000। 7,74,000 हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, जिसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से 30,000 गिवन है। तो हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे, ये आ गया टोटल 8,04,000 एंड दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन में पहली रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन यही चाहता है कि हम कॉस्ट शीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की ही बनाएं। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहले आप इसको कॉपी कर लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाओ जिसमें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके देना है। हमें पता है कि कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट हो जाती है और प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाता है। तो इश्यू ये है, क्या मैं दूसरे पॉइंट में फिर से कॉस्ट शीट बनाऊं? बनानी तो पड़ेगी नो डाउट, लेकिन जो आपने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली, इसको दोबारा से शो करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा दूसरी कॉस्ट शीट में ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फिगर है 8,04,000 रुपए, ये एज इट इज पिक कर सकते हो और आगे जो भी फर्दर कैलकुलेशन है उसको करके कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। आते हैं सेकेंड पॉइंट। अगेन हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। ये भी कॉस्ट शीट ही है। दो कॉलम में आप कॉस्ट शीट बनाते हो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लेकिन अब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की कैलकुलेशन तो ऑलरेडी कर चुका हूं, तो वो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीछे से पिक कर लूंगा 8,04,000 रुपए। यही आपको एग्जाम में भी करके आना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 60,000 है और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 55,000 है। तो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 60,000। जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हो, आपको मिल जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और माइनस आप करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 55,000। तो आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 8,09,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 20,000 के, 20,000 रुपए के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट 8,29,000 और जैसे ही हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं सेल्स आ जाती है और क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स गिवन है 9 लाख रुपए की। तो आप सेल यहां से पिक कर लो, सेल गिवन है हमारे पास 9 लाख रुपए की। तो बैलेंसिंग फिगर में आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा कितना?
प्रॉफिट आ गया 71,000। तो दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से बोले कि एक कॉस्ट शीट बनाओ, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाओ, फिर बोले कि फिर एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट दिखाओ, तो उस सिचुएशन में आपको एक सिंगल कॉस्ट शीट नहीं, आपको दो पार्ट में अलग अलग कॉस्ट शीट बना देनी है। एक कॉस्ट शीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे खत्म कर दो और दूसरी कॉस्ट शीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करके एंड तक सेल्स तक आप लेके जा सकते हो। दिस इज द आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 7 सेकेंड पॉइंट, इसको आप कॉपी कर लो। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में 5 किया और आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो दिस इज योर होमवर्क। आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनकी सीधी सीधी अमाउंट नहीं गिवन होती और हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस गिवन होते हैं कि ये एक्सपेंसेस है। उस सिचुएशन में हमें खुद बाइफिकेशन करना होता है कि कौन सा एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, कौन सा एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड का पार्ट होगा, कौन सा एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होगा और कौन सा एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। से एग्जांपल मैं कहता हूं डेप्रीशिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। सिंपल सी बात है, अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो किसका पार्ट बन गया, फैक्ट्री ओवरहेड। इसी तरीके से अगर मैं कहूं डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो वो ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है रिलेटेड टू ऑफिस, तो वो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट हो गया। सेल्समैन की सैलरी, दिस इज द रिलेटेड टू सेलिंग ओवरहेड। और कैरीज आउटवर्ड का जो एक्सपेंस है, या फिर डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वेंस, कि कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए हमने कुछ वेंस वगैरह रख रखी है जिसका डेप्रीशिएशन लगता है, दिस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो किसका पार्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस देखने हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो उस सिचुएशन में हमें फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से एक्सपेंस कवर करने, ऑफिस ओवरहेड में कौन से एक्सपेंस कवर करने, सेलिंग ओवरहेड में कौन से एक्सपेंस कवर करने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कौन से एक्सपेंसेस कवर करने। एक तो हमारे जो एक एक नंबर के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये रेलिवेंट है, और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहले अगर बात करें फैक्ट्री ओवरहेड, कि सर फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं। एक तो कोई भी अगर इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल है तो वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। लाइक एक एग्जांपल गिवन है सैंड पेपर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेगमार जो होते हैं दिस इज टेक्निकली नॉन एज सैंड पेपर। इनडायरेक्ट मटेरियल के अलावा इनडायरेक्ट वेजेस का जो एक्सपेंस है वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे हम फैक्ट्री में कवर कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हम कहां पे यूज करते हैं, फैक्ट्री में। तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन, प्लांट का कोई भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स आप पे कर रहे हो फैक्ट्री या प्लांट का, वो आप कवर कर सकते हो। अगर आपने प्लांट को लीज पे लिया हुआ है तो उसकी लीजिंग कॉस्ट को कवर कर सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी के सारे एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री ओवरहेड में कवर करेंगे। इसी तरीके से फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका अगर आप रेंट पे कर रहे हो, अगर आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग खुद की है आप उस पे डेप्रीशिएशन पे कर रहे हो। अगर आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया हुआ है
तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस भी हम फैक्ट्री ओवरहेड में कवर करते हैं। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को चलाने के लिए जो पावर का एक्सपेंस होगा दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा प्रोडक्ट को डिजाइन करने वाले जो पर्सन होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर जिनको बोला जाता है, उनकी सैलरी को भी हम फैक्ट्री ओवरहेड में कवर करेंगे। मशीनरी के लिए जो आप ल्यूब्रिकेंट ऑयल वगैरह यूज करते हो वो भी फैक्ट्री का पार्ट होगा। कॉटन वेस्ट भी मशीनरी वगैरह से रिलेटेड ही होता है कि मशीनरी को पहुंचने वगैरह के लिए जो सफाई वगैरह के लिए आप कॉटन यूज करते हो, दिस इज द कॉटन वेस्ट, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वो पार्ट जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होते हैं उसका अगर कोई पार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करता है तो हम क्या करते हैं, वो पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर जो होते हैं, अब प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का है, लेकिन वो काम रिलेट करता है प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से जो कि फैक्ट्री में हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं है तो एडमिन नेचर का एक्सपेंसेस, बट फैक्ट्री से रिलेट करता है जिसकी वजह से वो पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिया जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का कोई भी खर्चा जो कि फैक्ट्री से रिलेट करता है, दिस इज नॉन एज अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड, लेकिन अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये 13 एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि हाँ ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इस पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जून 2017 में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कौन सा एक्सपेंस नहीं है? ल्यूब्रिकेंट है, कॉटन वेस्ट भी है, अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी है, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू ए फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। एक जनरल वर्क प्रेशर है फैक्ट्री के वर्कर पे जिसके लिए उसको नाइट शिफ्ट अलाउंस पे किया जाता है क्योंकि वो नाइट में काम करते होंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, दिस इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं होगा। तो योर आंसर विल बी डी, योर आंसर विल बी डी। तो एक हेडिंग डालो फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये 13 एक्सपेंसेस कॉपी कर लो सबसे पहले। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कॉपी करो। इसके बाद सेकंड ओवरहेड आता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कह दो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कह दो, जनरल ओवरहेड कह दो, एक ही बात है। और इसमें नॉर्मली ऑफिस से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो हम सारे के सारे कवर करते हैं। लाइक ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो सकता है ऑफिस का रेंट, वो हम कवर करते हैं। अगर बिल्डिंग आपकी है तो उस सिचुएशन में ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो सकता है।
इसके अलावा जो मैनेजर लेवल के पर्सन होते हैं, जनरल मैनेजर, उनकी सैलरी, फाइनेंस एंड अकाउंट स्टाफ जो होता है, अकाउंटेंट वगैरह, उनकी सैलरी। इसके अलावा अगर डायरेक्टर्स वगैरह जो व्हीकल यूज करते हैं ऑफिस के लिए, उनका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप यहां पे कवर कर सकते हो। ऑफिस में जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप यूज करते हो वो भी यहां पे कवर हो जाएगी। फर्नीचर जो कि हम ऑफिस में यूज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, ऑफिस का रेंट ऑलरेडी वैसे तो कवर हो गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। लीगल एक्सपेंसेस लाइक ऑडिट वगैरह कराने की जो खर्चे हैं, अगर कोई केस वगैरह चल रहा है, लॉयर वगैरह को आप कोई फीस पे कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। इसके अलावा मैनेजमेंट के जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और इसको जनरल एक्सपेंसेस तो वैसे भी बोला ही जाता है। तो नॉर्मली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस के खर्चे और ऑफिस में जो स्टाफ होता है उनके जो खर्चे हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ये जो 12 एक्सपेंसेस हैं इनको आप कॉपी करो, हेडिंग डालो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ये 12 एक्सपेंसेस कॉपी करो। इसके बाद जो थर्ड ओवरहेड आते हैं हमारे, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कई बार क्वेश्चन में दोनों एक साथ गिवन होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से। कई बार अलग अलग गिवन होते हैं, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं वो हमें अलग अलग देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, इनमें से कौन सा सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। तो अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, तो हमें अलग अलग पता होने चाहिए सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंस कवर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। सिंपल सी बात करूं तो सेल करने के लिए जो आपका फिनिश्ड गुड्स है उसको मार्केट में सेल करने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, दिस इज सेलिंग एक्सपेंसेस। और उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हो दैट इज कवर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में नॉर्मली हम क्या कवर कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन सेल्स। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो यहां पे ये जो डिस्काउंट ऑन सेल्स की बात चल रही है ये है ट्रेड डिस्काउंट, कि अगर कोई कस्टमर बल्क में हमसे माल परचेज करता है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, दैट इज ओनली फॉर सेल को इंक्रीज करने के लिए। एडवर्टीजमेंट आप क्यों करते हो, अगेन सेल को इंक्रीज करने के लिए। मार्केटिंग प्रमोशन क्यों करते हो, सेल को इंक्रीज करने के लिए। सैंपल्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगेन सेल को बढ़ाने के लिए। सेल्समैन को सैलरी आप पे करते हो ताकि वो बेटर तरीके से अपना काम कर सके, और उसको कमीशन पे करते हो, उसको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव पे करते हो। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आपने कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन्स वगैरह परचेज की हुई है, उसका डेप्रीशिएशन, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आपके खुद के नहीं है, आप अगर बाहर से हायर करके कस्टमर तक डिलीवरी देते हो तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे, जिसको आप कैरीज आउटवर्ड भी बोल सकते हो। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेल्समैन रखती है जो कि डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, घर घर जाके सेलिंग करते हैं। तो उनको जो वेजेस पे की जाती है ट्रेवलर्स वेजेस, और उनको जो कमीशन पे किया जाता है ट्रेवलर्स कमीशन, और माल को वेयर हाउस में रखने का खर्चा ताकि हम वहां से कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो वेयर हाउस के एक्सपेंसेस। तो दीज आर सम एक्सपेंसेस जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हम कवर करते हुए चलते हैं। तो एक हेडिंग डालो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके दो पार्ट होंगे, सेलिंग एक्सपेंस में 6 एक्सपेंसेस कॉपी करो
और डिस्ट्रीब्यूशन में भी 6 एक्सपेंसेस कॉपी करो। इस पे हमारे एग्जाम में जून 18 में क्वेश्चन पूछा गया, वेयर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी नहीं, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ये पार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ये पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। देखो अब हमें ये तो पता चल गया कौन कौन से एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, कौन से एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कौन से एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड में आएंगे और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस गिवन हो सकते हैं जो कि कॉस्ट शीट बनाते वक्त कंसीडर ही नहीं किए जाते, क्योंकि उनका किसी भी प्रोडक्ट से कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि जो कि पूरे कॉस्ट शीट में ही कवर नहीं किए जाते। तो हम उनको देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, वो एक्सपेंसेस जो कि कॉस्ट शीट में कवर ही नहीं किए जाते। हालांकि ये पार्ट हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे रिकंसिलिएशन के चैप्टर में, बट जितना यहाँ पे जरूरी है उतना हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉस्ट शीट बनाते वक्त हमें टोटली इग्नोर करते हुए चलने हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन होता ही नहीं। लाइक कंपनी जो इनकम टैक्स पे करती है वो इसलिए पे नहीं करती कि वो प्रोडक्ट बना रही है। कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो इसलिए नहीं पे कर रही कि वो प्रोडक्शन कर रही है। अगर किसी प्लांट को बेचकर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो इस वजह से नहीं कि वो प्रोडक्ट बना रही है। हायर परचेज पे अगर आपने कुछ परचेज किया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट पे करते हो वो भी प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे, गुडविल को राइट ऑफ करना, डोनेशन देना, कैश डिस्काउंट देना। कैश डिस्काउंट आप क्यों देते हो? कलेक्शन जल्दी करने के लिए, ना कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए। प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्काउंट आप देते हो ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमने सेलिंग एक्सपेंस में कवर कर लिया। कैश डिस्काउंट यहां पे कवर नहीं होगा। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, डोनेशन पेड, कैश डिस्काउंट। दीज आर द सम एक्सपेंसेस जो कि पूरे कॉस्ट शीट में आपको कहीं कंसीडर ही नहीं करने, टोटली उसको इग्नोर करते हुए चल। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया, मैच द फॉलोइंग में दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था कैश डिस्काउंट अलाउड और राइट साइड में कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए थे। तो जॉइंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। तो कैश डिस्काउंट जो है वो हम कॉस्ट शीट में शो नहीं करते। तो डी विल बी आवर आंसर। डी विल बी आवर आंसर। तो हेडिंग डालो एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट और ये 8 एक्सपेंसेस कॉपी करो और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी कॉपी करो।
क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। रिक्वायरमेंट वही है, कॉस्ट शीट ही बनानी है अपने को। टोटल प्रोडक्शन किया है कंपनी ने 5000 टन का। कंपनी ने माल कितना बनाया? 5000 टन, जिसके लिए मटेरियल की कॉस्ट आई है 20 लाख रुपए। कैरीज इनवर्ड का खर्चा है 2 लाख रुपए। देखो, कैरीज इनवर्ड को कॉस्ट शीट में दिखाने के दो तरीके हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, मतलब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन हो, परचेजेस गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन हो, तो उस सिचुएशन में तो आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, उसी के साथ ऐड कर लो कैरीज इनवर्ड, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो सीधी सीधी गिवन होती है, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग नहीं गिवन होते, और अलग से कैरीज इनवर्ड का खर्चा भी गिवन होता है। तो उस सिचुएशन में आप कैरीज इनवर्ड को, जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे जस्ट प्राइम कॉस्ट से पहले, वहां पे आप शो करते हुए चल सकते हो, क्योंकि कैरीज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, वो मटेरियल से रिलेट करता है, इस वजह से हम मटेरियल की कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास तरीका नहीं है ऐड करने का, तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी शो कर सकता हूं। तो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट तो सीधी सीधी 20 लाख बता दी, तो मैं कैरीज इनवर्ड अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख लूंगा। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हुआ 20 लाख, इनडायरेक्ट वेजेस है 1 लाख रुपए। इनडायरेक्ट वेजेस इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट वेजेस इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए के, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड 10 लाख के। इसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। इसी तरीके से डिविडेंड पेड अगेन नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और डिविडेंड पेड दोनों ही कॉस्ट शीट में नहीं आते। ए प्रॉफिट ऑफ, हमें एक प्रॉफिट चाहिए कितना, 50% ऑन कॉस्ट इज डिजायर्ड। जो आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी उसका 50% हमें प्रॉफिट चाहिए, और हमें एक कॉस्ट शीट बना के देनी। सिंपल, कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई पीरियड का नाम नहीं है, तो आप आंसर नंबर 9 कॉस्ट शीट हेडिंग डाल के अपना पर्टिकुलर अमाउंट बनाकर अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। आते हैं आंसर नंबर 9 पे। आंसर नंबर 9 हेडिंग डालो सबसे पहले कॉस्ट शीट, और इसमें दो कॉलम बनाएंगे हम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, क्वेश्चन ने सीधा सीधा बता दिया कि मटेरियल की कॉस्ट है 20 लाख रुपए। तो आप सीधा सीधा शो कर दो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20 लाख रुपए। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस दैट इज ऑल्सो 20 लाख। ऐड करेंगे हम डायरेक्ट वेजेस दैट इज ऑल्सो 20 लाख। ऐड करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरीज इनवर्ड में मटेरियल के साथ ऐड नहीं कर पाया, तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह दिखा दूंगा कैरीज इनवर्ड का खर्चा दैट इज रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए आपका कैरीज इनवर्ड है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 42 लाख। 42 लाख रुपए प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड का एक एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वेजेस, जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है 1 लाख रुपए। तो हम शो कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपए। केवल एक ही एक्सपेंस गिवन है 1 लाख। जैसे ही प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, तो वैसे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, लेकिन आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का तो जिक्र है ही नहीं। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट एक ही होगा, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया।
फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट इज रुपी 10 लाख। ऐड करो ऑफिस एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए, 10 लाख। और जैसे ही हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं, हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 53 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैसे तो हम एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं सेलिंग ओवरहेड 10 लाख रुपए की, सेलिंग ओवरहेड 10 लाख रुपए की। ऑफिस एक्सपेंसेस तो कितना था, ऑफिस एक्सपेंस 10 लाख था, सेलिंग ओवरहेड भी 10 लाख है, सेलिंग ओवरहेड भी 10 लाख है। जैसे ही हम सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, दैट इज 63 लाख। और टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करें तो सेल आ जाती है। क्वेश्चन ने प्रॉफिट कहा, कॉस्ट का 50% प्रॉफिट लेना है, कॉस्ट का 50%। कॉस्ट आई मेरी 63 लाख, कॉस्ट आई मेरी 63 लाख, और क्वेश्चन क्या चाहता है कि इसका 50% हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो। तो 63 लाख का 50% 31,50,000 आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो इसका मतलब आपकी जो सेल्स होगी वो होगी 94,50,000 की, 94,50,000 की हमारी सेल होगी। क्वेश्चन में जो टोटल प्रोडक्शन गिवन था उसका कोई यूज नहीं है, कहीं पे भी कोई यूज देखने को नहीं मिला। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और डिविडेंड पेड इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, तो आप एक नोट शो कर दो, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिविडेंड पेड इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। तो अगर आपने कोई भी खर्चा कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, तो उस पर आप नोट लिख देना कि ये कॉस्ट शीट के पार्ट नहीं होते, इस वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया है, इसको इंक्लूड नहीं किया। आंसर नंबर 9 छोटा आंसर था क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। Last question of today's class, question number 10. Requirement वही है, prepare the cost sheet to show the total। एक तो cost of production आपने show करना है, cost sheet बनाएंगे, cost of production उसमें आ जाएगा। एक हमें cost per unit निकालना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको cost per unit का फॉर्मूला बताया था, cost of production divided by number of units produced। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट से मिल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2009 के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो भी आपको कॉस्ट शीट में मिल जानी है। तो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट शीट में पता चल जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट के लिए अलग से फॉर्मूला शो कर देंगे। डेटा क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जुलाई 2009, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया 28,000 का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 जुलाई 2009, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4500। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह दो, डायरेक्ट वेजेस कह दो, एक ही बात है 7000। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, प्लांट होता है फैक्ट्री में, तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। लॉस ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, कहीं पे भी नहीं आता। फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ऑफिस का रेंट है तो ऑफिस ओवरहेड में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस,
Discount on sales is the part of selling and distribution overhead. Advertisement expenses is also the part of selling expenses. Income tax paid. The number of unit produced during July 2009 3000. जुलाई 2009 में आपने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. The stock of finished goods was 200 and 400 units. 200 और 400 यूनिट थे हमारे पास कब कब? 1 जुलाई 2009 और 31 जुलाई 2009 रेस्पेक्टिवली. इसका मतलब 1 जुलाई 2009 को आपके पास 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था और 31 जुलाई 2009 को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 400 यूनिट था. The total cost of units on hand on 1st July 2009. ये जो 1st जुलाई 2009 को आपके पास ये जो 200 यूनिट इन हैंड थी ओपनिंग स्टॉक में, इसकी अमाउंट है 2800 रुपए. इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो 200 यूनिट है इसकी अमाउंट तो बताई हुई है 2800, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 400 यूनिट उसकी अमाउंट बताई हुई नहीं है. और हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन देख चुके हैं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट से पता चल जाएगा. यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन है 3000 और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स गिवन है 400. तो बनाते हैं अपना आंसर नंबर 10. हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2009. दो कॉलम में हम अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में 3000 रुपए. 3000 रुपए ऐड करते हैं हम इसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. ढूंढो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. ये रहा रॉ मटेरियल परचेज किया आपने 28000 रुपए का. हम ऐड करेंगे परचेजेस 28,000. पूरे क्वेश्चन में कोई कैरीज इनवर्ड वगैरह तो है नहीं, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4500. तो ये आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम 26,500 रुपए रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस. क्वेश्चन में गिवन है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से 7000. ऐड करो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 7000. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होने की वजह से ये टोटल आपका बन गया प्राइम कॉस्ट 33,500. प्राइम कॉस्ट आ गया 33,500 रुपए. प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. बट इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड सीधा सीधा नहीं बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड इतना है. तो कैसे बोला? क्वेश्चन ने कहा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट. एक तो ये पार्ट है जो फैक्ट्री ओवरहेड का होता है, हमें पता है 1500 रुपए. इसके अलावा फैक्ट्री रेंट है 3000 रुपए, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है. बस ये दो एक्सपेंस गिवन है. तो हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख दो, फैक्ट्री ओवरहेड लिख दो, एक ही बात है. डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 1500 रुपए. सेकेंड एक्सपेंस फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 3000 रुपए. फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 3000 रुपए. आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि ये दो फिगर इनर कॉलम में लिखो 1500 और 3000 और टोटल जो 4500 है वो बाहर लिखो. एक ही बात है, दोनों तरीके से चलेगा. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, तो ये आपका सीधा सीधा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही आ जाएगा 38,000. 38,000. फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड. क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड भी सीधा सीधा नहीं गिवन है. क्वेश्चन में एक्सपेंसेस हैं. एक तो है ऑफिस रेंट 500 रुपए का, एक है जनरल एक्सपेंसेस 400 रुपए का. बस ये दो एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होते हैं. तो हम लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड और उसमें सबसे पहले ऑफिस रेंट
500 रुपए, ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस रेंट 500 रुपए। देन इसके बाद सेकंड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस 400, जनरल एक्सपेंसेस 400, ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 38,900। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जिसकी यूनिट है 200 और अमाउंट है 2800। मुझे तो अमाउंट से मतलब है, तो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट 2800। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज 41,700। 41,700 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, और हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स तो गिवन है 400, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं गिवन है। देखो मोस्टली स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बच्चे कहते हैं सर 200 यूनिट की ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बताई हुई है 2800 रुपए, तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई 14 रुपए, तो 400 की कॉस्ट हो गई 14 इंटू 400 5600 रुपए। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि ये जो 14 रुपए पर यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हो यहां से, ये तो लास्ट ईयर का या लास्ट मंथ का, या हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं एक महीने की, तो ये लास्ट मंथ का कॉस्ट पर यूनिट है। क्या जरूरी है कि जो लास्ट मंथ कॉस्ट पर यूनिट आया था वही इस महीने भी आया होगा? अगर ऐसा होगा तो हर महीने अलग अलग कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत ही क्या है? शॉर्टकट हमें अप्लाई नहीं करना। हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन देखी थी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट का नहीं, ये फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट करने का, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया 38,900 का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया 38,900 रुपीज, डिवाइडेड बाय एज पर क्वेश्चन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन है। यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 3000, यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 3000, और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट बची हुई आपके पास एज पर क्वेश्चन 400 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास जो यूनिट बची हुई है वो बची हुई है 400। तो इसको कैलकुलेट करके देखो, 38,900 डिवाइडेड बाई 3000, 38,900 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 400, ये एग्जैक्ट फिगर आएगी 5187। वैसे एग्जैक्ट नहीं है, 1 रुपए का राउंड ऑफ किया है मैंने, 5187। दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट, और यही हमें यहां पे कैरी करनी है 5187। तो शॉर्टकट नहीं है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन का, बेटर रहेगा आप फॉर्मूला यूज कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था 41,700, जिसमें से हम माइनस करेंगे 5187, 41,700 माइनस 5187, तो 36513 आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा 36513। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी सीधा सीधा नहीं है। आप देखोगे एक तो क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन सेल्स है 300 रुपए, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 600 रुपए, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। तो हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में पहला एक्सपेंस डिस्काउंट ऑन सेल्स 300 रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्काउंट ऑन सेल्स में 300 रुपए।
और नेक्स्ट हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 600 रुपए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 600 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 37413, 37,413 रुपए। दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो सेल्स पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट गिवन है, ना क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, और ना ही क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने को पता चल गया 38,900 है। क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के बताओ, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गई 37,413 है। साथ में क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है आपकी एज पर क्वेश्चन 38,900 और एज पर क्वेश्चन आपकी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 3000। तो राउंड ऑफ में आ जाएगा ये 12.97 पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने की 12 रुपए 97 पैसा, राउंड ऑफ में करूं तो 13 रुपए आपकी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आ रही है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमने दो एक्सपेंसेस छोड़ दिए, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट और एक इनकम टैक्स पेड, क्योंकि ये कॉस्ट शीट में नहीं आते। तो आप एक नोट मेंशन करोगे कॉस्ट शीट के नीचे, अपने आंसर के नीचे, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ है ये, पीएफ नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, तो ये आपको नोट में मेंशन करना है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन है ये आपके वर्किंग नोट में चलेगी। तो दिस इज योर आंसर नंबर 10, इसको आप कॉपी कर दो। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज जो मेनली हमारा डिस्कशन था वो था कि कौन से एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं, कौन से एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आते हैं, कौन से एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं, और कौन से एक्सपेंसेस पूरी कॉस्ट शीट में ही कहीं भी नहीं आते, और किस तरीके से हमें इनको कॉस्ट शीट में प्रेजेंट करते हुए चलना है। ये हमारा आज की क्लास का नया पॉइंट का एडिशन था जो हमने लास्ट क्लास के कंपैरिजन में आज ऐड किया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया बीच में, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपका